अपने लास्ट क्लास में अपन चर्चा कर रहे थे फर्टिलाइजेशन। टॉपिक जो चल रहा था अपने वो चल रहा था अपना फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की अपन बात कर रहे थे और जिसे अपन ने हिंदी में कहा था निषेचन। हिंदी में मैंने उसको निषेचन कहा था। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की जहां अपन बात कर रहे थे वहां अपन ने ये देख लिया था कि फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन की अपन ने बात कर ली थी कि मेल गेमेट स्पर्म और फीमेल गेमेट ओवम के फ्यूजन की प्रोसेस के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। या यूं कहें कि नर युग्मक या मादा नर और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया, नर तथा मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को, या यूं कहा जाए कि नर व मादा के मिलने की क्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। निषेचन अपन ने देख लिए थे दो प्रकार के, एक आंतरिक निषेचन और एक बाह्य निषेचन की अपन ने बात कर ली थी। आंतरिक निषेचन ऐसे जीव जो अंडे शरीर से बाहर नहीं देते हैं, चलिए जीवों को छोड़कर लगभग सभी जीव जो आंतरिक निषेचन पाए जाते हैं। बाह्य निषेचन ऐसे जीव जो अंडे शरीर के बाहर त्यागते हैं, उनमें आंतरिक निषेचन बाह्य निषेचन होता है। और वहां एग्जाम्पल की अपन ने चर्चा की थी, तो मोस्टली जलीय जीवों की अपन बात करते हैं तो उनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। इसके अलावा अपन निषेचन के लिए कुछ आवश्यक शर्तों की बात कर ली थी, कुछ मूलभूत शर्तें थी, या यूं कहा जाए कि कुछ मूलभूत आवश्यकताएं थी, उनकी अपन ने बात कर ली थी। जैसे तरल माध्यम आवश्यक होता है स्पर्म को गति करने के लिए, शुक्राणुओं की संख्या की ज्यादा आवश्यकता होती है कि शुक्राणुओं की संख्या जो है वो भी ज्यादा होनी चाहिए, शुक्राणुओं का अतिशीघ्र मिलन होना, शुक्राणु और अंडाणु का अतिशीघ्र मिलन होना चाहिए। ये सभी आवश्यक, या अपन कहें कि मूलभूत आवश्यकताएं। और उसके बाद में अपन ने चर्चा कर ली थी मैकेनिज्म की, निषेचन की क्रिया की, और जिसमें मैंने आपको 5 स्टेप बताई थी। जिसमें पहली स्टेप थी शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। पहली स्टेप थी अपनी शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। नंबर 2 स्टेप जो है वो थी शुक्राणु का अंडाणु से संपर्क और योग्यता अर्जन, संपर्क और योग्यता अर्जन। नंबर 3 प्रोसेस थी शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश, शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। नंबर 4 थी अंडाणु का सक्रिय, अंडाणु का सक्रिय होना। और नंबर 5 थी शुक्राणु और अंडाणु के पराग केंद्रक का मिलना या उभय मिश्रण। तो ये 5 चरणों में निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है। ये चर्चा अपन ने कर ली थी। ओके, यहां तक बात हो चुकी। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं, तो चलिए चलते हैं अपन कुछ आगे की ओर। तो देखिए, जहां फर्टिलाइजेशन के बारे में अपन ने सारी चर्चा कर ली, उसके बाद में अपन बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की कुछ सिग्निफिकेंस की अपन बात करते हैं, कुछ महत्व जो है उस महत्व की अपन बात करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ fertilization, significance of fertilization। निषेचन जो है उस निषेचन के सिग्निफिकेंस या निषेचन के महत्व की अपन बात करें तो देखिए एक एक महत्व की अपन बात करते हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस है निषेचन के, उसकी अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा
कि निषेचन के फलस्वरूप जो गुणसूत्र हैं वो गुणसूत्रों की संख्या जो है वो कैसी हो जाती है, वो द्विगुणित हो जाती है। आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि मेल युग्मक और फीमेल युग्मक दोनों की अगर बात की जाए, मेल और फीमेल की बात करें, मेल कैसा होता है, एन होता है, फीमेल की बात करेंगे तो कैसा होता है, एन। ये गैमिट है, ये क्या है, गैमिट है, क्या है ये, गैमिट है। तो मेल गैमिट कौन, स्पर्म, और फीमेल गैमिट कौन, ओव। ये दोनों कैसे होते हैं, एन होते हैं। एन का मतलब क्या होता है, हैप्लोइड होते हैं। कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। और जब इनमें निषेचन की क्रिया होती है, कब होगी निषेचन की क्रिया, जब ये दोनों मिलेंगे तो इनसे क्या बनेगा, इनसे जाइगोट बनता है। इनसे क्या बनेगा, इनसे जाइगोट बनेगा। और ये जाइगोट कैसा होगा, ये जाइगोट 2n होगा। मतलब गुणसूत्रों की संख्या जो है वो पहले कैसी थी, हैप्लोइड थी, अब कैसी हो गई है, डिप्लोइड हो गई। अब कैसी हो गई है, डिप्लोइड हो गई। तो गुणसूत्रों की संख्या का द्विगुणित होना। तो नंबर 1 सिग्निफिकेंस के बारे में अपन कह सकते हैं कि निषेचन के फलस्वरूप, निषेचन के फलस्वरूप, निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज में, युग्मनज, युग्मनज को अपन कहेंगे जाइगोट, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों मतलब क्रोमोसोम की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या द्विगुणित हो जाती है। कैसे हो जाती है, द्विगुणित हो जाती है, द्विगुणित हो जाती है, द्विगुणित हो जाती है। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज, युग्मनज निषेचन के फलस्वरूप बनेगा, फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट बनेगा। तो निषेचन के फलस्वरूप जो जाइगोट बना है, जो युग्मनज बना है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाएगी, द्विगुणित हो जाती है। नंबर 1 सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। नंबर 2 हम चर्चा करते हैं कि शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश से अंडे, शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश अंडाणु के सक्रियकरण को प्रेरित करता है। शुक्राणु का अंडे में प्रवेश, शुक्राणु का अंडे में प्रवेश अंडे के सक्रियण को प्रेरित करता है। प्रवेश अंडे के सक्रियण, अंडे के सक्रियण को प्रेरित करता है। जब अपन मैकेनिज्म की बात कर रहे थे, और मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है तो अंडा जो है वो सक्रिय हो जाता है, और जब अंडा सक्रिय हो जाता है तो उसमें विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हैं वो तीव्र हो जाती हैं। विभिन्न प्रकार की उपापचयी जो क्रियाएं हैं वो उपापचय क्रियाएं वहां पर चेंज होने लगती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, वृद्धि करने लगती हैं। तो कहने का मतलब होगा कि शुक्राणु का अंडे में प्रवेश अंडे के सक्रियण को क्या करता है, प्रेरित करता है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस की अगर चर्चा की जाए तो कह सकते हैं अपन कि शुक्राणु के प्रवेश के कारण, शुक्राणु के प्रवेश, शुक्राणु के प्रवेश के कारण,
शुक्राणु के प्रवेश के कारण निषेचन झिल्ली का निर्माण होता है, के कारण निषेचन झिल्ली का निर्माण होता है। निषेचन झिल्ली का निर्माण होता है। निषेचन झिल्ली का निर्माण होता है जो बहुभ्रूणता को रोकता है। पॉलीस्पर्मी जो बहुभ्रूणता, क्या कहा जाए, पॉलीस्पर्मी को रोकता है। मैंने आपको बताया था ध्यान हो तो कि जब शुक्राणु अंडे में प्रवेश करेगा और अंडाणु में प्रवेश करते ही क्या होगा कि बाहर जो कॉर्टिकल जो ग्रेन्यूल्स हैं ऊपर की ओर उठ जाएंगे और एक निषेचन झिल्ली का निर्माण कर लेंगे, जिससे कि दूसरा स्पर्म अंदर एंटर नहीं कर पाता है। तो वो पॉलीस्पर्मी बहुभ्रूणता का मतलब है एक से ज्यादा शुक्राणु का अंडे में प्रवेश करना। तो जब निषेचन झिल्ली बन जाएगी, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन का जब निर्माण हो जाएगा तो क्या होगा, तो एक शुक्राणु के प्रवेश करने के बाद दूसरा शुक्राणु होगा वो अंडे में प्रवेश नहीं कर पाएगा। नंबर 4 पर बात करते हैं। शुक्राणु का प्रवेश, शुक्राणु का प्रवेश उपापचय क्रियाओं को प्रेरित करता है। शुक्राणु का प्रवेश अंडे की, शुक्राणु का प्रवेश अंडे की उपापचयी क्रियाओं को प्रेरित करता है। जब शुक्राणु जो है वो अंडे में प्रवेश कर जाएगा तो अंडे की विभिन्न प्रकार की उपापचय जो क्रियाएं हैं, वो उपापचय क्रियाएं जो होंगी वो क्या हो जाती हैं, प्रेरित होती हैं और उपापचय क्रियाओं में वृद्धि होने लग जाती है। ठीक। नंबर 5 सिग्निफिकेंस की पर बात करें तो अपन कह सकते हैं कि निषेचन के फलस्वरूप, निषेचन के फलस्वरूप मात्रक और पैतृक गुणसूत्रों, मात्रक व पैतृक गुणसूत्रों के संयोजन से, गुणसूत्रों के संयोजन से निषेचन के फलस्वरूप मात्रक व पैतृक गुणसूत्रों के संयोजन से जो नए जो कैरेक्टर्स होते हैं वो संतति में उत्पन्न होते हैं। संयोजन से या अपनी कहेंगे निषेचन के फलस्वरूप मात्रक व पैतृक गुणसूत्रों का संयोजन हो जाता है। ऐसे देखिए, सूत्रों, मात्रक व पैतृक गुणसूत्रों का संयोजन हो जाता है, संयोजन हो जाता है। अतः यह जीन, अतः यह जीन के, अतः ये जीन के नए, अतः ये जीन के नए संयोजनों को, नए संयोजनों को क्या करता है, प्रेरित करता है। नए संयोजनों को प्रेरित करता है, जिससे जिससे विभिन्नताओं, जिससे विभिन्नताओं
वाली संतान पैदा होती है। निषेचन के फलस्वरूप मात्रक व पैतृक गुणसूत्रों का संयोजन हो जाता है, जिससे अतः नए जीव के नए संयोजनों को प्रेरित करता है, जिससे विभिन्न विभिन्नताओं वाली संतान प्राप्त होती है। भाई माता जो है उस माता से गुणसूत्र और पिता के दोनों के जब गुणसूत्र मिलेंगे तो दोनों के गुण यहाँ पर मिलेंगे। दोनों का अनुवांशिक पदार्थ है, तो दोनों के कैरेक्टर जब मिलेंगे तो दोनों के जीन का संयोजन होगा और उससे जो संतति पैदा होगी वो संतति विभिन्न विभिन्नताओं वाली होगी। मतलब विभिन्नताएं जो हैं वो विभिन्नताएं उनके अंदर देखने को मिलेंगी। काफी अधिक विभिन्नताएं जो हैं वो उस प्राणी के अंदर देखी जा सकती हैं। कई विभिन्नताएं जो हैं वो उनमें देखी जा सकती है, या कहें कि नई विभिन्नताओं वाली संतान पैदा होती। नेक्स्ट अपन इसका सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं कि शुक्राणु में उपस्थित ऑटोसोम और एलोसोम होते हैं। एलोसोम के कारण लिंग का निर्धारण होता है, के कारण लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, तो ये जो सारी बातें की हैं वो अपने सिग्निफिकेंस की हैं, जो निषेचन के सिग्निफिकेंस है, निषेचन के महत्व की अपन बात करते हैं कि निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित हो जाती है। जब निषेचन हुआ, और निषेचन कब होगा? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे तो जाइगोट का निर्माण होता है। तो नर युग्मक अगुणित होता है, मादा युग्मक अगुणित होता है। जब दोनों अगुणित गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तो द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। तो गुणसूत्रों की संख्या कैसे हो जाएगी? द्विगुणित हो जाएगी। नंबर 2 है कि शुक्राणु का अंडे में प्रवेश अंडे के सक्रियण को प्रेरित करता है। जो अंडा है उस अंडे में जैसे ही शुक्राणु जाएगा वैसे ही अंडे की विभिन्न प्रकार की क्रियाएं क्या हो जाएंगी? प्रेरित हो जाएगी। अंडा शुक्राणु के पहुंचते ही क्या हो जाएगा? प्रेरित हो जाएगा। नंबर 3 है कि शुक्राणु के प्रवेश के कारण निषेचन झिल्ली का निर्माण होता है, जो बहुगुणता को रोकता है। मैकेनिज्म में मैंने बताया था कि जो अंडा है, अंडे में जैसे ही शुक्राणु प्रवेश करेगा, शुक्राणु के प्रवेश करते ही वहां पर एक निषेचन झिल्ली का निर्माण हो जाता है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स वगैरह जो होते हैं वो क्या करेंगे? वहां पर एक निषेचन झिल्ली का निर्माण कर लेंगे, जिससे कि दूसरा स्पर्म अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, जिसको पोलिस्पर्मी कहा जाता है। बहुशुक्राणुता को रोकता है। बहुशुक्राणुता का मतलब होता है अंडे में एक से अधिक शुक्राणु अगर प्रवेश कर रहे हैं तो उस क्रिया को बहुशुक्राणुता कहते हैं। तो ये जो निषेचन जो झिल्ली बन गई है वो क्या काम करेगी? बहुशुक्राणुता को रोकती है, पोलिस्पर्मी को रोकती है। नंबर 3 है शुक्राणु का अंडे की उपापचय क्रियाओं को प्रेरित करता है। शुक्राणु का प्रवेश, जैसे ही शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है वैसे ही अंडा सक्रिय हो जाता है, और अंडे की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, जो मेटाबॉलिक जो क्रियाएं हैं, वो मेटाबॉलिक क्रियाएं क्या हो जाएंगी? प्रेरित हो जाएंगी। उन मेटाबॉलिक क्रियाओं में क्या होगी? वृद्धि हो जाती है। मेटाबॉलिक जो क्रियाएं हैं उन मेटाबॉलिक क्रियाओं में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। डीएनए जो होगा वो अपनी संख्याओं को बढ़ा लेगा ना। तो इस प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सभी प्रकार की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है
कि निषेचन के फलस्वरूप मात्रक व पैतृक गुणसूत्रों का संयोजन हो जाता है, अतः यह जीन के नए संयोजनों को प्रेरित करता है, जिससे विभिन्न विभिन्नताओं वाली संतान पैदा होती है। क्या होगा कि जब निषेचन हुआ और निषेचन के फलस्वरूप जायगोट बना, इस जायगोट में माता के गुण भी है और पिता के गुण भी है, माता के गुणसूत्र भी है, पिता के गुणसूत्र भी। जब ये माता और पिता के गुणसूत्र आपस में मिलेंगे, संयोजन का मतलब क्या हुआ, मिलना, कि जब ये माता के और पिता के गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तो क्या होगा, जब दोनों मिल जाएंगे तो नए संयोजन उत्पन्न होंगे और जो विभिन्न, जिससे क्या होगा, विभिन्न विभिन्नताओं वाली संतान पैदा होगी। भाई ये जायगोट बना, इसमें माता के गुण भी है और पिता के गुण भी है, दोनों के गुण है, दोनों के, तो कुछ इसके आगे कुछ इसके आगे, किसी में इसकी ज्यादा आगे किसी में इसकी ज्यादा है, तो विभिन्नताओं वाली संतानें जो हैं वो क्या होगी, उत्पन्न होती है। शुक्राणु में उपस्थित एलोसोम के कारण लिंग का निर्धारण होता है। शुक्राणु में जो एलोसोम होते हैं, देखिए लिंग का निर्धारण, शुक्राणु मेल कैंडिडेट, एलोसोम, तो जो एलोसोम पाए जाएंगे, ऑटोसोम और एलोसोम दो प्रकार के होते हैं, तो जो एलोसोम होते हैं वो एलोसोम किसका निर्धारण करेंगे, लिंग निर्धारण करेंगे, किसा मेल होगा या फीमेल। तो ये निषेचन जो है, उस निषेचन के कुछ कही जाए तो सिग्निफिकेंस हैं, निषेचन के कुछ महत्व हैं। तो निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप ऐसा कुछ देखने को मिलता है। जब निषेचन की क्रिया होगी तो निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप कुछ इस प्रकार के कार्य जो है संपन्न होते हैं, उनकी चर्चा अपन ने यहां पर की। ठीक है, तो ये तो अपने सिग्निफिकेंस की बात की। अब अपन चलते हैं कुछ आगे। निषेचन, निषेचन के प्रकार, निषेचन के लिए आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं और निषेचन की क्रियाविधि और निषेचन के महत्व की अपन चर्चा कर रहे हैं। ओके, तो मैंने तो अपन निषेचन के बारे में पढ़ चुके हैं सब कुछ। अब इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उनकी अपन चर्चा करते हैं यहाँ पे। देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी है इससे संबंधित, उसकी भी अपन बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉलीस्पर्म की। पॉलीस्पर्म और इसके बारे में, इसको हिंदी में कहा जाता है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता क्या इसकी डेफिनेशन है वो अभी मैं थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर चुका हूं आपसे, कि जब एक से अधिक शुक्राणु जब अंडाणु में प्रवेश कर जाता है तो इस क्रिया को पॉलीस्पर्मी कहा जाता है। ठीक है, कि एक अंडे में जब एक से अधिक शुक्राणु प्रवेश कर जाता है, अंडे में शुक्राणु प्रवेश करेगा निषेचन की क्रिया में, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसी कुछ कंडीशन हो जाती हैं, कुछ ऐसी कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस के कारण अंडे में एक शुक्राणु प्रवेश कर गया, उसके बाद में जब तक निषेचन झिल्ली बनती है उससे पहले ही दूसरा शुक्राणु में प्रवेश कर जाता है, तो ऐसी जो क्रिया होती है उसको कहा जाता है
पॉलीस्पर्म। तो इसके बारे में लिख सकते हैं कि जब एक से अधिक शुक्राणु अंडे में प्रवेश कर जाता है तो इस क्रिया को पॉलीस्पर्मी कहा जाता है। पॉलीस्पर्मी मतलब बहुभ्रूणता कहा जाता है। ठीक है, अंडाणु लिख दीजिएगा, अंडाणु कि जब एक से अधिक शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इस क्रिया को पॉलीस्पर्मी कहा जाता है। जब एक से अधिक शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है तो ऐसी क्रिया को पॉलीस्पर्मी या बहुभ्रूणता कहा जाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। एक आता है मोनोस्पर्मी। मोनोस्पर्मी का मतलब आप जानते ही, पॉली का मतलब बहु, मतलब एक से अधिक, और मोनो का मतलब एक। कि जब अंडाणु में एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है तो उसे मोनोस्पर्मी कहते हैं। क्या कहेंगे? मोनोस्पर्मी। जो सामान्य अवस्था की बात करते हैं मनुष्यों के अंदर, मोनोस्पर्मी पाया जाता है। अंडे में एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है और निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि जब एक ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, अंडाणु में प्रवेश करता है, जब एक ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है तो उस क्रिया को पॉलीस्पर्मी कहा जाता है, मोनोस्पर्मी कहा जाता है। तो इस क्रिया को मोनोस्पर्मी कहा जाता है। कि जब एक ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है तो उस क्रिया को क्या कहेंगे? मोनोस्पर्मी। इसमें शुक्राणु एक ही प्रवेश कर रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा? मोनोस्पर्मी कहा जाएगा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, गाइनोजेनेसिस। देखिए क्या होता है गाइनोजेनेसिस। कि गाइनोजेनेसिस की क्रिया में शुक्राणु के अंडे के संपर्क में आने पर इस क्रिया में शुक्राणु के अंडाणु के संपर्क में आने पर अंडाणु के शुक्राणु के
संपर्क में आने पर अंडाणु सक्रिय हो जाता है, अंडाणु सक्रिय हो जाता है, अंडाणु सक्रिय हो जाता है, लेकिन अंडाणु सक्रिय हो जाता है, लेकिन अंडाणु क्या हो गया, सक्रिय हो गया, लेकिन शुक्राणु का केंद्र, लेकिन शुक्राणु का केंद्र अंडाणु के केंद्र शुक्राणु का केंद्र अंडाणु के केंद्र के साथ संगलित नहीं हो सकता है या संगलित नहीं हो पाता है। गायनोजेनेसिस जो है, गायनोजेनेसिस क्या होगा कि ऐसी क्रिया जिसमें शुक्राणु के अंडाणु के संपर्क में आने पर अंडाणु सक्रिय हो जाता है, या यूं कहा जाए कि जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करेगा तो अंडाणु सक्रिय तो हो जाएगा, लेकिन शुक्राणु का केंद्र अंडाणु के केंद्र के साथ संगलित नहीं हो पाता है, फ्यूज्ड नहीं हो पाता है। तो ऐसी जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहा जाता है, उस क्रिया को कहा जाता है, क्या कहेंगे उस क्रिया को, उस क्रिया को कहेंगे अपन गाइनोजेनेसिस। उस क्रिया को क्या कहेंगे, उस क्रिया को कहेंगे गाइनोजेनेसिस, अपन उसको कहेंगे गाइनोजेनेसिस, उसको कहा जाए। गाइनोजेनेसिस की क्रिया वह क्रिया जिसमें शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आने पर, या यूं कहा जाए कि शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करेगा और प्रवेश करने के बाद के अंदर निषेचन की क्रिया कब होगी, जब शुक्राणु का पराग केंद्र और अंडाणु का पराग केंद्र दोनों आपस में मिलेंगे। तो जब मिलेंगे तो उससे जाइगोट बनेगा, उसी क्रिया को क्या कहते हैं अपन, निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो वो शुक्राणु अंडाणु में तो चला गया, लेकिन शुक्राणु का केंद्र अंडाणु के केंद्र के साथ संगलित नहीं होता, मतलब मिलता नहीं है, मतलब फ्यूज नहीं हो पाता है। तो इसलिए इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, गाइनोजेनेसिस कहते हैं, कि वहां पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया प्रभावित हो जाए, तो गाइनोजेनेसिस। नेक्स्ट है एंडोजेनेसिस। एंडोजेनेसिस, अब देखो एंडोजेनेसिस क्या होता है, उसकी अपन चर्चा करते हैं। एंडोजेनेसिस में क्या होगा कि निषेचन के दौरान यदि निषेचन के दौरान कहें तो निषेचन के दौरान यदि अंडे का केंद्र निष्क्रिय हो जाए, यदि अंडे का केंद्र निष्क्रिय हो जाए, निष्क्रिय हो जाए तो शुक्राणु का केंद्र, तो शुक्राणु का केंद्र परिवर्तन या डेवलपमेंट में भाग लेता है, डेवलपमेंट में भाग लेता है। तो ऐसी क्रिया को एंडोजेनेसिस कहते हैं। एंडोजेनेसिस क्या होगा
कि निषेचन के दौरान, जब निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ और उस दौरान अंडे का केंद्रक निष्क्रिय हो। मैन तो क्या होता है कि जब निषेचन होगा तो निषेचन के दौरान अंडा जो है वो सक्रिय हो जाएगा, लेकिन अगर अंडे का केंद्रक वहां पर निष्क्रिय हो गया है तो वहां शुक्राणु का केंद्रक अगर डेवलपमेंट की क्रिया में भाग ले रहा है तो ऐसी क्रिया को एंडोजेनेसिस अपन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोजेनेसिस अपन उसको कहते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, उनकी अपन ने चर्चा की है, जिसमें मैंने सबसे पहले चर्चा की पॉलीस्पर्मी की। और पॉलीस्पर्मी मतलब बहुगुणता, कि जब एक से अधिक शुक्राणु यदि अंडे में प्रवेश कर जाता है, जनरली रूप से अंडे में एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है, लेकिन यदि अंडे में एक से अधिक शुक्राणु प्रवेश कर जाता है तो उस क्रिया को कहा जाता है पॉलीस्पर्मी। जब अंडे में एक से अधिक शुक्राणु प्रवेश कर जाता है तो उस क्रिया को पॉलीस्पर्मी कहा जाता है। आपके छोटे क्वेश्चन जो आते हैं, एक नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें ये टर्मिनोलॉजी के बारे में पूछ लिए जाते हैं छोटे में, जैसे पॉलीस्पर्मी क्या होता है, बहुशुक्राणुता, या एंडोजेनेसिस क्या होता है, गाइनोजेनेसिस क्या होता है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात की अपन मोनोस्पर्मी। पॉली का मतलब बहुत, एक से ज्यादा, मोनो का मतलब एक, कि यदि अंडे में एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है, यदि अंडे में एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है, यदि अंडे में एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? मोनोस्पर्मी कहलाती है। क्या कहलाएगी? मोनोस्पर्मी। नेक्स्ट है गाइनोजेनेसिस। गाइनोजेनेसिस वह क्रिया होती है जिसमें शुक्राणु के अंडाणु के संपर्क में आने पर या शुक्राणु के अंडे में प्रवेश करने पर अंडा सक्रिय तो हो जाता है, अंडा है और अंडे के संपर्क में शुक्राणु आएगा तो आते ही वो अंडा सक्रिय हो जाएगा, लेकिन फिर क्या होता है कि वो तो सक्रिय हो गया लेकिन शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु के केंद्रक से फ्यूज नहीं हो पाता। कई बार निमेटोडा में ऐसी कंडीशन देखी जाती है, निमेटोड जो प्राणी है उनमें ऐसी कंडीशन कई बार देखने को मिलती है कि अंडा प्रेरित तो हो गया, अंडा सक्रिय तो हो गया, और अंडे को सक्रिय किसने किया? अंडे को सक्रिय शुक्राणु ने किया, लेकिन फिर भी अंडे और शुक्राणु का जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज नहीं हो पाता है, वो संलग्न नहीं हो पाता है, तो ऐसी क्रिया को गाइनोजेनेसिस कहते हैं। और एक बात भी अपने एंड्रोजेनेसिस। एंड्रोजेनेसिस क्या है कि जब निषेचन की क्रिया हो, और निषेचन की क्रिया का मतलब नर और मादा युग्मक आपस में मिल गए, फ्यूज्ड भी हो गए, और निषेचन की क्रिया के दौरान यदि अंडे का केंद्र निष्क्रिय हो जाए, अंडे का केंद्र कैसा होता है? सक्रिय होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि अंडे का केंद्र वहां पर निषेचन की क्रिया हो रही है, उसी टाइम अंडे का केंद्र निष्क्रिय हो, तब जो डेवलपमेंट के आगे की जो क्रिया होगी उसको कौन? शुक्राणु का केंद्र उस डेवलपमेंट की क्रिया को आगे बढ़ाता है। उस डेवलपमेंट की क्रिया में शुक्राणु का केंद्र जो है वो भाग लेता है, तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? एंडोजेनेसिस कहते हैं। ऐसी क्रिया को क्या कहेंगे? एंडोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो इनके ऊपर पुटअप किए जाते हैं उसकी यहाँ पर अपन ने चर्चा की, और ये अपना फर्टिलाइजेशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट।